Hello everyone, very good evening. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, so any doubt in the previous lecture? Anyone has any doubt in the previous lecture? Kindly let me know. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम प्रेमबल पढ़ रहे थे बच्चों। प्रेमबल के अंदर हमने ये देखा था कि आपको सबसे पहले मैंने ये एडवाइस करा था कि प्रेमबल अच्छे से रट ले आप, है ना। अच्छे से आप इसको अंडरस्टैंड कर ले, एक एक वर्ड इसका याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हम वैसे तो इसको समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे, जैसे हमने कल के लेक्चर के अंदर, सुबह के लेक्चर के अंदर इक्वालिटी को हमने समझा था, ठीक है। प्रेमबल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved sovereign socialist secular democratic republic। अभी इन सब चीजों को अपन समझेंगे आज की क्लास के अंदर। हम इक्वालिटी को समझे थे और इक्वालिटी के अंदर हमने कहा था, एक डेफिनेशन बनाई थी कि अबॉलिशन ऑफ कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन जो कि इलॉजिकल है, इरेशनल है और अनरीजनेबल है, उन डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का नाम जो था दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज इक्वालिटी। उसको हम इक्वालिटी बोले थे। पर इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन को हटा दें। जैसे रिजर्वेशन इज लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था एक अफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था कि अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है ना। हमने बताया था कि भारत के अंदर इक्वालिटी का मतलब क्या है, ठीक है। इक्वालिटी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के अंदर होती है, तो भारत के अंदर इक्वालिटी जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी था, ये अपन ने इसके अंदर समझा था। और पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी की हमने डेफिनेशन बनाई थी, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज पॉजिटिव इक्वालिटी। वहीं हमने नेगेटिव इक्वालिटी के बारे में बोला था कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस एज वेल एज अफर्मेटिव एक्शन, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज नेगेटिव इक्वालिटी। और हमने इन सब चीजों को जो एक्सप्लेन करा था वो ऐसे करा था कि ए और बी वाले कॉन्सेप्ट से करा था। जब बी 95 मीटर पे खड़ा हो जाता है तो ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। और जब ए जो होता है, ए और बी दोनों 0 मीटर पे खड़े होते हैं तो ये होता है नेगेटिव इक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट। आई होप दिस इज क्लिस्टर क्लियर टू एवरीवन। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दिस वन, राइट। तो एक डायमेंशन हमने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इक्वालिटी लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वालिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। जो प्रेम्बल के अंदर इक्वालिटी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, ये अपने समझ लिया कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, स्टेटस की इक्वालिटी हो कि भाई रिच और पुअर दोनों एक ही समान है, ठीक है, लॉ के सामने एवरीवन इज इक्वल, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाला कॉन्सेप्ट जो है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एज वेल एज इक्वलिटी ऑफ व्हाट? अपॉर्चुनिटीज। यहां पर देख रहे हैं हम, जब बी को 95 मीटर पे खड़ा करा तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आया, नहीं तो बी को जब 0 मीटर पे खड़ा कर रखा था बच्चों तो फिर अपॉर्चुनिटी थी नहीं, ठीक है, बी के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी थी। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने जो देखी वो 95 मीटर पे जब बी को खड़ा करा, दैट इज नोन एज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो हम जब देखते हैं प्रेमबल के अंदर इक्वलिटी लिख रखा है, क्या लिख रखा है? इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल, ठीक है, सबके अंदर उसको प्रमोट करना इक्वालिटी को। तो इस तरह का स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी और सबको प्रमोट करना, ये चीज हम इसके अंदर समझ गए थे। अब जो नेक्स्ट टर्म है ना, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लिबर्टी। लिबर्टी, और लिबर्टी के अंदर लिख रखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इस तरह से लिबर्टी के बारे में लिख रखा है। हम लिबर्टी के बारे में समझते हैं पहले, व्हाट यू वी मीन बाय द लिबर्टी, ये हम समझते हैं लिबर्टी क्या होती है, ये हम समझेंगे डिटेल के अंदर। फिर हम इसके अंदर समझेंगे कि भाई लिबर्टी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिबर्टी की बात कर रहा है, ये हम इसके अंदर समझ रहे हैं, राइट। राइट, तो हम इसके अंदर इस तरह से चीजें समझते हैं। तो लिबर्टी क्या है ये समझे, लिबर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है लिबर्टी के बारे में, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। तो उसका भी एक एग्जांपल देते हैं हम। पहले हम ऐसे समझे कि भाई लिबर्टी का मतलब क्या होता है, व्हाट वी मीन बाय द लिबर्टी। अगर हम ये बात करें तो लिबर्टी का मतलब होगा सर आजादी, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम ऑफ डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने की फ्रीडम। पर डूइंग एनीथिंग होगा तो फिर तो कोई भी कुछ भी करेगा, आदमी मर्डर भी कर देगा, रेप भी कर देगा, बोले मेरे पास तो लिबर्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन लिख रखा है लिबर्टी है। तो लिबर्टी का मतलब क्या होता है ये अपन को समझना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि आजादी का मतलब होता क्या है। कि अगर हम लिबर्टी सबको कहें कि भाई हम तुम सब आजाद हो, तुम सब लिबरल हो, ठीक है, लिबर हो, लिबर मतलब फ्री हो, तुम सब फ्री हो, तुमको जो करना है वो कर लो, तो देयर विल बी अटर केओस इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर पूरा का पूरा केओस हो जाएगा, है ना। तो लिबर्टी का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि लिबर्टी का मतलब फ्रीडम, ये तो नहीं हो सकता। तो लिबर्टी का मतलब क्या होगा ये अपन को इसके अंदर समझना होगा। लिबर्टी के भी दो एस्पेक्ट होंगे बच्चों, एक बोलेंगे लिबर्टी का मतलब 100% लिबर्टी दे दो, एक बोलेंगे नहीं नहीं कुछ लिबर्टी दो पर विद सम रेस्ट्रिक्शन। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी हमको इसके अंदर समझना है।
ठीक है, इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अपन ने ए और बी का एग्जांपल लिया था इक्वालिटी समझने के लिए, इसके अंदर लिबर्टी को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। कैसा एग्जांपल? वही ट्रैफिक लाइट वाला एग्जांपल आपको मैंने बताया था कई बार, आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, कई बार हम आपको वैसे भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर पॉलिटी में पहली बार कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में करें। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये एक क्रॉस रोड है, ठीक है, चौराहा। ठीक है, यहां से एक बाइक वाला आ रहा है, अपनी बाइक चलाता हो। ठीक है, यहां से एक पर्सन आ रहा है जो क्या है, जो कि कार में आ रहा है। यहां से एक पर्सन आ रहा है जो कि ट्रक पे आ रहा है, और यहां से एक पर्सन आ रहा है जो पैदल आ रहा है। अब इन चारों को हमने कह दिया कि चारों तुम्हारे पास आजादी है, तुमको जो जैसे चलानी है गाड़ी वैसे चलाओ, है ना। तुम्हारे पास पूरी आजादी है, सबके पास आजादी है। तो सबके पास आजादी है, तो वो बाइक वाला यहां से चलता आ रहा है, इतने में ट्रक वाला आएगा, ट्रक वाला बाइक को उड़ा देगा। ठीक है, या फिर कार वाला आएगा, कार वाला बाइक को उड़ा देगा, बाइक वाला आएगा, पैदल वाले को उड़ा देगा, कार वाले को ट्रक वाला उड़ा देगा। और यहां पर देखेंगे इस जगह पर एक केओस वाली सिस्टम हो जाएगी, बिकॉज यहां पर हमने सबको 100% लिबर्टी प्रोवाइड कर दी बच्चों। 100% लिबर्टी हमने प्रोवाइड कर दी कि जिसको जैसे यूज करना है, जिसको जैसा चलाना है वैसे चलाओ। कोई सिग्नल नहीं है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है, तुम्हारी मर्जी हो जैसे चलो। लिबर्टी मतलब 100% अपन ने लिबर्टी प्रोवाइड कर दी। तो यहां पे हमने देखा साहब, हमने जब 100% लिबर्टी प्रोवाइड कर दी तो सर बहुत गड़बड़ हो गई, केओस हो गया। पैदल चलने वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं रही सर, बाइक से चलने वाले की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। समझ में आ रहा है? मतलब कि जो ट्रक वाला है वो सबका सबसे सुप्रीम बन गया, कार वाला उससे कम सुप्रीम बन गया, ये और छोटा बन गया, ये बिल्कुल ही इसका तो जीरो हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि सिस्टम के अंदर अगर हम देखेंगे तो सिस्टम के अंदर इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी विल बी देयर। मतलब सर अगर हम किसी सिस्टम के अंदर पूरा लिबर्टी भेज दे, पूरा लिबर्टी छोड़ दे, तो इनइक्वालिटी विल बी देयर इन द सिस्टम। जो रिसोर्सफुल आदमी होंगे ना, जिनके पास माइट है, जिनके पास रिसोर्स है, जिनके पास पोटेंशियल है, वो सारा का सारा कब्जा लेंगे। अभी हमारे सिस्टम के अंदर से स्टेट को कह दो कि भाई स्टेट विल नॉट इंटरफेयर, सबको आजादी है, जिसको जितना करना है, तो सारा का सारा क्या है, अडानी अंबानी ये लोग अपना लेंगे। सारे रिसोर्स ये कैप्चर कर रहे हैं, हमको घर से बाहर निकाल के हमारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लेंगे। स्टेट है जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। अगर हम कहते हैं सबको लिबर्टी भाई, जिसको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करो, तो केओस हो जाएगा। अटर केओस विल बी सिस्टम इन द विल बी प्रेजेंट इन द सिस्टम। जैसे कि हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर हुआ था, बहुत सारे क्लब्स बन गए थे, अब अपने अपनी तरीके से चल रहे थे सब। और वहां पे फ्रेंच के अंदर पूरा का पूरा एक केओस हो गया था सिस्टम का। नेपोलियन आया था, फिर उसने उस केओस को हटाया। तो आप समझो कि अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन दे दी, अगर मान लो हमने किसी को 100% लिबर्टी दे दी, तो दैट विल क्रिएट इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। मतलब इफ 100% लिबर्टी इज प्रोवाइडेड इन द सिस्टम, देन द आउटकम विल बी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी विल बी देयर। जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं कि इन सबको हमने इक्वालिटी, हमने लिबर्टी दे दी 100%, तो यहाँ पर देखेंगे आउटकम जो होगा वो इनइक्वालिटी रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि ये है कि सर 100% लिबर्टी तो नहीं देना चाहिए, पर लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट तो है सर, लिबर्टी देना तो चाहिए। तो लिबर्टी दो, पर किसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ दो, कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हमको लिबर्टी देना चाहिए। जैसे कि अगर इस सिस्टम को इक्वल बनाना है ना, तो यहां पर एक ट्रैफिक लाइट लगा देते हैं। अब ट्रैफिक लाइट लगाएंगे तो पैदल चलने वाला भी ट्रैफिक लाइट के हिसाब से चलेगा, चाहे से कितना भी बड़ा ट्रक हो वो भी ट्रैफिक लाइट के हिसाब से चलेगा, बाइक वाला भी ट्रैफिक लाइट के हिसाब से चलेगा, और कार वाला भी ट्रैफिक लाइट के हिसाब से चलेगा। कोई कितना भी बड़ा हो, सबको ही क्या होगा, ट्रैफिक लाइट के हिसाब से ही चलेगा। और देयर विल बी नो व्हाट, देयर विल बी नो इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। तो यहां पर अगर हमको लिबर्टी को भी अगर एंजॉय करना है, अगर हमको अपने राइट्स को भी एंजॉय करना है, अगर हमको लिबर्टी को भी एंजॉय करना है, तो देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन विद इट। कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रखी है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए सिस्टम के अंदर, तभी आकर तुम अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पाओगे पूरा। नहीं तो यहां पर जाकर टक्कर हो जाएगी सबकी, और यहां पे जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चलेगा। तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो हम जब पॉजिटिव लिबर्टी, देखो लिबर्टी की भी दो एस्पेक्ट रहेंगे बच्चों, एक तो पॉजिटिव लिबर्टी और एक क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव लिबर्टी हो जाएगा। तो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये है कि लिबर्टी हो तो सही सिस्टम के अंदर, ऐसा नहीं कि लिबर्टी ना हो, पर विद सम रेस्ट्रिक्शंस हो, विद सम रेस्ट्रिक्शन, सो दैट ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट। वही डेफिनेशन कि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस
लिबर्टी के साथ तुम रेस्ट्रिक्शंस भी यूज कर रहे हो सर, बड़े गजब के आदमी हो, लिबर्टी बोल रहे हो रेस्ट्रिक्शंस भी बोल रहे हो, पर आप यहां पर समझ गए होंगे लिबर्टी तभी यूजफुल है जब उसके अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो। 100% लिबर्टी दे दोगे तो केओस हो जाएगा सिस्टम के अंदर। तो अगर आपसे कहा जाए कि 100% लिबर्टी वाला कॉन्सेप्ट जो है कि 100% लिबर्टी छोड़ दो सिस्टम के अंदर, तो इट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, इट विल लीड्स टुवर्ड द इनइक्वालिटी। बट कई लोग बोलते हैं कि 100% लिबर्टी शुड बी देयर इन द सिस्टम, और उन लोगों को हम बोलेंगे नेगेटिव लिबर्टेरियंस। नेगेटिव लिबर्टेरियंस या नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को फॉलो करने वाले लोग। कुछ बोलते हैं नहीं भाई लिबर्टी को 100% दोगे तो इनइक्वालिटी आएगा, तो यहां पर क्या करें, हम यहां पर एक ट्रैफिक लाइट लगा दें और इससे क्या हो जाएगा, इससे फिर वो सब इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं इसमें आपको, है ना। तो ये जो फॉलो करते हैं, ये वाला जो सिस्टम फॉलो करेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे पॉजिटिव लिबर्टी, वो पॉजिटिव लिबर्टी वाले होंगे। और जो 100% लिबर्टी की बात करेंगे वो कौन होंगे, वो नेगेटिव लिबर्टी होंगे। जैसे हमने कहा था 100% इक्वलिटी, इसमें ए और बी को 0 मीटर पे खड़ा कर दिया, ये 100% इक्वलिटी वाले लोग हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं इनको नेगेटिव। पर जब बी को 95 मीटर पे खड़ा करा, तब ये जाएगा, क्या हो जाएगा, बी को 95 मीटर पे खड़ा, तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अगर यहां से ट्रैफिक लाइट हटा दो और 100% लिबर्टी प्रोवाइड कर दो, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा नेगेटिव लिबर्टी का। और यहां पर जब हमने रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करी, ऐसी रेस्ट्रिक्शन जिससे कि भाई लिबर्टी तो हो पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हो, जिससे कि ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट। जैसे कि भाई हमारे पास बहुत सारे, अगर हम देखें फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसा थोड़ा ना तुम कुछ भी बोल दोगे। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट दैट आल्सो कम विद द रेस्ट्रिक्शन। मतलब राइट भी दे रहे हो सर, पर राइट के साथ दे रहा है रेस्ट्रिक्शंस आल्सो, रेस्ट्रिक्शंस आल्सो, कि भाई जब भी तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मोरालिटी या डिसेंसी खो दी तुमने, किसी को डिफेम कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं रखा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सोवरेनिटी जो है, इंटेग्रिटी देश की खतरे में पड़ गई, कुछ ऐसा बोल दिया तुमने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन रिलेशन जो है वो दूसरी कंट्रीज के साथ बिगड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। इन रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको राइट्स दिया गया है, राइट पूरा नहीं दिया गया है। राइट अगर 100% दे देंगे ना, तो देयर विल बी केओस इन द सिस्टम, देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। समझ में आ रहा है। तो जब आर्टिकल 16 के अंदर आपको अधिकार दिया जाता है राइट टू एम्प्लॉयमेंट का, इक्वल एम्प्लॉयमेंट का, तो उसके साथ साथ 16 के साथ 16 क्लॉज 4 भी है कि रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट भी है। समझ में आ रहा है कि रिजर्वेशन शुड बी गिवन टू द, तो इसके अंदर क्या है कि भाई तुम्हारे पास अधिकार तो है, अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है फॉर व्हाट, फॉर द एम्प्लॉयमेंट, पर उसके साथ साथ रिजर्वेशन भी है, नहीं तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी सिस्टम के अंदर। समझ में आ रहा है। तो सभी राइट्स जो होंगे, कोई भी राइट दे दो तुम, आप फेथ एंड वर्शिप का राइट ले लो, आर्टिकल 25 दे दो, आर्टिकल 25 आल्सो कम्स विद द रेस्ट्रिक्शंस, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी। समझ में आ रहा है ना। तो जो भी चीजें होगा उसको कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा। 100% लिबर्टी इज नॉट द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिबर्टी जो है इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन so that each and every section of society can develop, can enjoy his rights fully। कि भाई मान लीजिए आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे रखा है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया यहाँ पे खड़े होकर, एब्सोल्यूट सेंस में दे रखा है, जिससे दंगे भड़क गए, तो अब आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपके सारे फ्रीडम अधिकार सब चले जाएंगे। तो अगर तुम अधिकार फॉलो कर रहे हो, अगर तुमको लिबर्टी दी जा रही है, तो उसके साथ साथ उसके साथ साथ आपकी कुछ ड्यूटीज भी है। समझ में आ रहा है। उसके साथ साथ आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है कि उनके दायरे में ही आपको इस लिबर्टी को यूज करना है। समझ में आ रहा है कि मेरे पास हाथ घुमाने की लिबर्टी है, पर ऐसा नहीं कि सामने वाले को मारने लग जाऊं मैं, हाथ घुमाने की लिबर्टी है तो एक दायरे में ही आप घुमा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, वो बोलता है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करता है, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है, सर्टेन कंडीशंस फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। कंडीशंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है सो दैट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी शुड बी डेवलप। जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर अपन ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, ये रेस्ट्रिक्शंस लगा दी।
दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पॉजिटिव लिबर्टी। ठीक है, एक पॉइंट और बताता हूं मैं, एक और एग्जांपल देता हूं, फिर वैशाली तुम्हारा क्वेश्चन लेंगे। एक एग्जांपल और अपन इसके अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल सबको क्लियर है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल एक ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग हैं, मान लो यहाँ पर जैसे 2 लोग ऊपर और 3 लोग नीचे, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए 5 लैंड के टुकड़े हैं, ये लैंड के टुकड़े हैं। अब ये लोग जो है ना, ये अमीर लोग हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, अडानी अंबानी टाइप के लोग। ये अपन जैसे लोग गरीब लोग, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या है कि 5 लैंड के टुकड़े हैं, अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, ये है। अगर मान लो इन सबको 5 को खुला छोड़ दे कि भाई तुमको 100% लिबर्टी ले रहे हैं, जिसको यूज करना है वो यूज कर लो, तो 100% लिबर्टी की बात हो जाएगी। तो ये दो जो होंगे ना, अडानी और अंबानी, सारी की सारी 5 लैंडों को कैप्चर कर लेंगे, किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे, क्योंकि इनके पास रिसोर्स है, इनके पास पॉलिटिकल पावर है, ठीक है, इनके पास पैसा है। साम दाम दंड भाई लगा के अगर 100% लिबर्टी प्रोवाइड कर दी ना, फिर सारी की सारी लैंड कैप्चर कर लेंगे। समझ में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो लिबर्टी ऐसा नहीं कि भाई, अब देखो ये तो क्या है, ये भी चाहते हैं कि लैंड को कब्जा ले, पर इनके पास क्या है, इनके पास पावर नहीं है। तो जिसके पास पावर नहीं होगी वो तो भाई और गर्त में समाता जाएगा, और जिसके पास पावर होगा वो और ज्यादा इक्वल ऊपर होता जाएगा। तो इनइक्वलिटी का गैप जो होगा वो बढ़ता जाएगा, और इनइक्वलिटी का गैप बढ़ता जाएगा तो दिक्कत होगी। समझ में आया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो कि भाई कोई एक बॉडी हो, स्टेट, वो डिस्ट्रीब्यूशन कर दे कि भाई आधा तूले चुन्नू बेटा, आधा तूले मुन्नू बेटा, ऐसा वाला। ऐसा नहीं कि सारा चुन्नू ही ले ले, मुन्नू के पास कुछ आया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनइक्वलिटी क्रिएट हो जाएगी नहीं तो सिस्टम में। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी बोलोगी कि तुम सब आजाद हो, सबकी सब 5 को आजादी दे दी फ्री मार्केट इकोनॉमी, 100% लिबर्टी, कि लो लैंड को यूज करो तुम आराम से। तो इसके अंदर क्या होगा, जिनके पास रिसोर्सेज होगा वो ही यूज कर लेंगे लैंड को, सारी लैंड को, कैपिटलिज्म। और जो नहीं होगा जिनके पास, वो लैंडलेस रह जाएंगे, ये बन जाएंगे वर्कर क्लास, ये बन जाएंगे कैपिटलिस्ट क्लास, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रहा है। फिर ये एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, ये चीज समझ में आ रही है इनकी, वर्कर क्लास की। और फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर एक सोसाइटी के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, क्योंकि यहां पर स्टेट का जो रोल है वो क्या है कि बहुत ही लिमिटेड रोल हो जाएगा। नेगेटिव इक्वालिटी की बात कर, नेगेटिव लिबर्टी की बात कर रहे हैं, स्टेट का जो रोल है बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। क्या बहुत ही नेगेटिव मतलब बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा, बस प्रोटेक्ट करने का है। बाकी जो है मार्केट विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन कोर्स। जैसे मैंने आपको बताया था इक्वालिटी के अंदर मार्केट के इनविजिबल हैंड है, डिमांड एंड सप्लाई, वो क्या है, वो चीजों को करेंगे। समझ में आ रहा है। तो हमको कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़ेगी कि भाई हम ट्रेड को फ्री नहीं कर सकते, कि मार्केट को फ्री नहीं छोड़ सकते, उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेगी। वही जब तुम फैक्ट्री खोलो तो कम से कम लाइसेंस ले लो एक, और इसी दायरे में करना, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो करना, सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करना है। ये सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं, इन सबको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर तुम ट्रेड करोगे। इसके लिए लॉ बना रखे हमने, तब जाकर सबका विकास होगा। ऐसा नहीं कि तुम लेबर्स को ले लो और उसको पैसा ही ना दो, नहीं, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि लेबर के साथ 18-18 घंटे काम कराए, नहीं, तुमको क्या करना पड़ेगा, राइट टू ट्रेड है तुम्हारे पास, ठीक है, राइट टू ओपन द बिजनेसेस है आर्टिकल 19 के अंदर, बट उसके साथ साथ तुमको ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। लेबर लॉ, जो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक आदमी को 24 घंटे काम करा लिया, नहीं, 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते आप। ये चीजें, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। ये लिबर्टी का मतलब ये वाली चीज है। लिबर्टी का मतलब कि आपको लिबर्टी दी तो जा रही है, बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इज आल्सो इम्पोज्ड। एक ट्रैफिक लाइट और लगा दी जिससे कि सबके सब इक्वल हो जाए, नहीं तो माइट इज राइट हो जाएगा भाई, जिसकी लाठी उसका भैंस। ठीक है, ये चीज। यस वैशाली प्लीज। सर क्वेश्चन ये था, सर आर्टिकल 21 जैसे डील्स विद पर्सनल लिबर्टी, तो सर ये जो लिबर्टी का कंसेप्ट है ये एब्सोल्यूट राइट है, तो सर ये नेगेटिव उसमें आएगा ना लिबर्टी में? नहीं, ये जब आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो समझाएंगे उसके अंदर क्या चीज है। तुम जो बोल रही हो ना वो गलत डायमेंशन में जा रही हो वैशाली, पर उसके लिए पूरा आर्टिकल इट्स नॉट एन 21। एस्पेक्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। नो, इट इज एन एब्सोल्यूट, पर इट इज नॉट अ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव नहीं है वो मैं बताऊंगा तुमको आर्टिकल 21 जब पढ़ाऊंगा वैशाली, ओके सर। है ना।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है ना? लिबर्टी का मतलब क्या है? यस रितिका, आप आज ही क्लास में बैठी मतलब पिछली क्लास थोड़ी ना देखी थी रितिका तुमने, मॉर्निंग वाली? सर 2-3 लेक्चर्स देख रखे हैं और तो नहीं सर मैंने देखे हैं। मॉर्निंग वाला क्लास नहीं देखा था, मतलब 8th लेक्चर आई थिंक। नहीं सर वो नहीं हाँ, देखा। तो थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा, बैठ जाओ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, पर समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा, क्योंकि थोड़ा हो सकता है तुमको कंफ्यूजन हो, पर वो लेक्चर देखोगे तो सब सही हो जाएगा, ठीक है? तो नहीं एक काम, क्लियर हो रहा है सर, हाँ रितिका, समझ तो आ रहा है सर। समझ आ रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है, चलो समझ आ रहा है, तो क्योंकि ये चीज हमने, अब बस अभी कल का लेक्चर देख लोगे ना तो तुम्हारा का सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पर कल का देख लेना, कल आज जाकर ऐसे करना, क्लास के बाद कल का लेक्चर देख लेना, फिर तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? कल का मतलब जो भी प्रीवियस लेक्चर है, सुबह और शाम दोनों क्लास होता है, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी। डाउट है हाँ प्लीज रितिका। सर, फिर ये जो लिबरलिज्म वाला ये जो थॉट है या जो यूएसए में है, फिर फ्री ट्रेड जो मार्केट है, फिर वहां पे भी सर फिर नेगेटिव वाला भी एस्पेक्ट आ जाता है क्या? बिल्कुल नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, फिर जैसे वहां पे तो सर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, अमेरिका के अंदर अगर हम देखें तो अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिका के अंदर जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है दैट इज नेगेटिव कॉनोटेशन एज कंपेयर टू इंडिया। रिलेटिवली अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर पॉजिटिव लिबर्टी है, और उसके अंदर रिलेटिवली अगर हम देखें अमेरिका के अंदर नेगेटिव इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जाएगा, नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट जाएगा। रितिका ओके सर। सही सही। रिलेटिवली है ना, ऐसा नहीं कह सकते हम 100% ही नेगेटिव लिबर्टी चला गया, नहीं। रिलेटिवली अगर हम भारत और यूएसए को देखें कि भाई बताओ इसमें भी लिबर्टी इसमें भी लिबर्टी, बताओ किसकी लिबर्टी पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे भारत की लिबर्टी ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू अमेरिका की लिबर्टी, है ना रितिका? ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो गया कि हमने ये समझ लिया कि भाई देखो पॉजिटिव वाले ऐसे कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब पॉजिटिव वालों के लिए अगर ऐसा होगा कि देयर शुड बी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, तो रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कोई एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब एक स्टेट होगा कि अगर रिसोर्सेज को हम बांट रहे हैं, इन 5 रिसोर्सेज को 5 आदमियों में बांटना है, तो कोई सिस्टम होना पड़ेगा, कोई आदमी होना पड़ेगा, कोई ऐसा जो पावरफुल एंटिटी होनी पड़ेगी, और उस पावरफुल एंटिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट शुड बी देयर। तो जहां पे भी लिबर्टी का एस्पेक्ट पॉजिटिव होता है वहां पे स्टेट स्ट्रांग होगा, क्योंकि स्टेट को क्या करना है, स्टेट्स को रिसोर्सेज को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है जिससे कि ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन डेवलप एट इट्स फुलेस्ट, ठीक है? तो स्टेट होना चाहिए, यहाँ पर स्टेट शुड बी देयर। स्टेट कानून बनाएगा और कानून के हिसाब से चीजें चलेगी। कानून मतलब टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग, ओमिशन और कमीशन। तो कानून जब बनेगा यहाँ पर तो उसके हिसाब से चीजें चलेंगी, ये रेस्ट्रिक्शंस होंगी। तो स्टेट शुड बी देयर, स्टेट लिबर्टी देगा पर रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म के अंदर लिबर्टी देगा, सो दैट, तो ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर स्टेट इज मोर पावरफुल। पर यहाँ पर स्टेट को अगर ज्यादा पावर दे देंगे, पॉजिटिव लिबर्टी का एक टेंशन है भाई, कि जब हम देखें कि अगर हम देखें 1991 से पहले हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर चले गए थे, एक एक्सट्रीम के ऊपर। अभी भी हम पॉजिटिव लिबर्टी हैं, पर उसके 1991 से पहले देखें तो हम बहुत ज्यादा है कि हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ रहा है। रेस्ट्रिक्शंस भी इतने भी ना होना कि सर के ऊपर बैठ के गए तो बिल्कुल, रेस्ट्रिक्शन इतना भी, हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ रहा है। कोई सेक्टर को तुम, कुछ कुछ सेक्टर ही क्या है प्राइवेट सेक्टर के लिए है, बाकी सारे के सारे टेलीकॉम से लेके सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट ही कर रही है। तो गवर्नमेंट की मोनोपोली बन रही है। तो इसमें जब गवर्नमेंट के पास सारे अधिकार दे दोगे तो, अगर गवर्नमेंट बिकम टू पावरफुल, है ना, पॉजिटिव लिबर्टी के एक एक्सट्रीम पे अगर चले जाओगे तो गवर्नमेंट विल बिकम करप्ट। करप्ट। तो अगर मान लीजिए ऐसा है, लाइसेंस सिस्टम का सबसे ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि एक आदमी है, जैसे इसको इंडस्ट्री खोलनी है तो इसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पहले इसने कहा कि लाइसेंस दो, बोले कितनी नंबर का प्रोडक्ट बनाओगे, बोले 100 प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, तो उसके लिए लाइसेंस। अगर 100 की जगह 1000 प्रोडक्ट्स बनाने पड़ गए, इसको 100 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ गए, तो उसके लिए एक और लाइसेंस। फिर 200 के बाद 300 बनाने पड़ेंगे तो एक और लाइसेंस। तो लाइसेंस लेकर जाओगे, सामने ऑफिसर बैठा है, बोलेगा भैया कल आना, आप कल आए, फिर बोले परसों आना, परसों आए, फिर बोले 3 दिन बाद आना, फिर आप कहे साहब ऐसे तो आते रहेंगे, तो बोले तो खुद समझ जाओ, फिर अगले दिन तुम एक सूटकेस लेकर आओगे, है ना, बोलो लो सर, उसी दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप स्टेट को ज्यादा पावरफुल कर दोगे, समझ में आ रहा है, तो स्टेट विल बिकम करप्ट। तो पॉजिटिव लिबर्टी का ये एक ड्रॉबैक रहता है बच्चों की, स्टेट करप्ट हो जाता है।
ठीक है, स्टेट करप्ट हो जाता है। पॉजिटिव लिबर्टी की अगर हम बात करें, क्योंकि स्टेट के पास पावर है भाई, नेगेटिव लिबर्टी में तो स्टेट के पास पावर ही नहीं है, मार्केट विल टेक इट्स ओन कोर्स। पर पॉजिटिव लिबर्टी के अंदर क्या है, स्टेट के पास पावर है, तो स्टेट के पास पावर, तो स्टेट के पावर के कारण वो स्टेट करप्ट हो जाएगा, बोलेगा सब काम मुझे ही करना है, तो क्यों ना पैसा लेकर करूं। और यहां पर आप देखेंगे कि इट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, इट विल लीड्स टुवर्ड द करप्ट ब्यूरोक्रेसी, करप्ट ब्यूरोक्रेसी। और करप्ट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक वर्ड के अंदर मैं बताता हूँ, तो ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं इसको। ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब फूला हुआ। इंक, अगर आप किसी ब्लोटिंग पेपर होगा उसके ऊपर इंक डाल देंगे तो फूल जाएगा। इसी तरह से करप्ट ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है कि खा खा के फूल गया हो, जो से है ना, पैसा खा खा के, तो एक ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी की तरफ चल जाएगा पॉजिटिव लिबर्टी, अगर एक एक्सट्रीम फॉर्म में चली जाती है, जो हम देखते हैं 1991 से पहले हमारे कंट्री के अंदर देखा गया कि बहुत ज्यादा करप्शन था, क्योंकि लिबरलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए था। ठीक है, सारे सेक्टर रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर डाले हुए थे कि इस पे सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज कर सकती हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट है जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। तो पॉजिटिव लिबर्टी अगर हम कहें, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि लॉ को कौन मानेगा, पॉजिटिव वाला या फिर नेगेटिव वाला, कि कौन कहेगा कि लॉ और लिबर्टी कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला, बताओ। पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला कहेगा कि लॉ, लिबर्टी और लॉ दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। पॉजिटिव वाला सर। पॉजिटिव वाला कहेगा, है ना। तो लॉ और लिबर्टी, अगर आपसे कहें कि पॉजिटिव इक्वल, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत टिपिकल क्वेश्चन होगा, वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन जो आपको समझ में आ रहा है ना, कि अगर इसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, ठीक है, करने में, तो लॉ एंड लिबर्टी और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपसे कहें अकॉर्डिंग टू लिबर्टी, लिबर्टी और लॉ के बीच में कैसा रिलेशन है, कि पहला अगर ऐसा क्वेश्चन आता है लिबर्टी और लॉ के बीच में कैसा रिलेशन है, पहला आता है लिबर्टी एंड लॉ और टू डिफरेंट और टू डायमेट्रिकली अपोजिट थिंग, लिबर्टी एंड लॉ। दूसरा आता है लिबर्टी एंड लॉ आर व्हाट, लिबर्टी एंड लॉ आर कॉम्प्लीमेंट्री, लॉ और कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमको अब यहां पर अगर हम अमेरिका के अंदर पीएससी एग्जाम दे रहे होते, है ना, तो हम हो सकता है इसको टिक कर देते, पर हम भारत के अंदर, भारत के अंदर पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है। तो लिबर्टी का मतलब यह है कि लॉ और जो आपका लिबर्टी है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो साथ साथ चल रहे हैं। बिना लॉ के लिबर्टी अचीव ही नहीं हो सकती, और बिना लिबर्टी के लॉ अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, समझ में आ रहा है। तो हम कुछ पॉइंट्स इसके अंदर लिख दिए हैं, आप इसके अंदर देख लीजिएगा। एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी में सर्टेन कंडीशंस फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, लॉ एंड लिबर्टी आर कॉम्प्लीमेंट्री इन द नेचर, इट लीड्स टू द ब्लोटेड ब्यूरोक्रेसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से अगर हम बात करें नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी की, तो नेगेटिव एस्पेक्ट अगर आपसे कहें अकॉर्डिंग कि आपके अनुसार लिबर्टी क्या है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लिबर्टी, और पहला ऐसे बोले कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी के अंदर, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, क्या ये लिबर्टी है क्या? तुम पहला, अगर तुमने लिबर्टी को ढंग से नहीं पढ़ा, है ना, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा, अगर फिलोसॉफिकली नहीं पढ़ा, आइडियोलॉजिकली नहीं पढ़ा, तो आप इसको लगा कर आ जाएंगे कि हाँ सही सही बात है सर, लिबर्टी का मतलब रेस्ट्रिक्शन हट जाए। पर दूसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। लिबर्टी का मींस क्या है? लिबर्टी का मींस अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस so that each and every section of society can develop at its fullest। पता है जब तुमने एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगाया, जब तुमने पता है कौन सा सिस्टम कर दिया कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट नहीं है, समझ में आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ट्रैफिक लाइट नहीं है, वो तुमने कह दिया लिबर्टी का मतलब है। तो क्या ऐसा है लिबर्टी का मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, हमारी लिबर्टी का मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तुमसे पूछते हैं ना व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज लिबर्टी, तो अकॉर्डिंग टू यू नहीं पूछ रहे, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछ रहे हैं, बिकॉज तुमको वो चीज ही फॉलो करनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका फॉलो कर रहा है। वो तुमसे पूछना चाह रहे हैं, बता भाई तेरे दिमाग में क्या चल रहा है लिबर्टी को लेकर। तुमने कह दिया लिबर्टी का मतलब सबको फ्री छोड़ दो, वो अडानी अंबानी सबको फ्री छोड़ दो तो वो सारे रिसोर्सेज कैप्चर कर लेंगे। भाई ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता नहीं है, तो ये बंदा गलत है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क नहीं करेगा, तो इसको क्यों ले एग्जाम के अंदर। ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं, फिलोसफिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है। तो यहां पर आप देखें कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। लॉ एंड लिबर्टी आर कॉन्ट्राडिक्टरी इन दिस वन, वो लॉ को मानेगा नहीं, भाई लॉ क्यों बना रहा हो जब लिबर्टी दे रहे हैं। तो नेगेटिव वाला बोलेगा
कि भाई कोई ट्रैफिक लाइट नहीं चाहिए हमें, हमारा तो जिसके पास ट्रक है वो सब ट्रक खरीद लो। समझ में आ रहा है? ये बोलेगा लॉ का जरूरत ही नहीं है, कानून का है। कौन कानून? स्टेट। अरे स्टेट तो कुछ भी नहीं है, एक प्रोटेक्टिंग एंटिटी है, एक तरह से पुलिस स्टेट है, नाइट वॉचमैन है, चौकीदार। समझ में आ रहा है? तो लॉ और लिबर्टी जो होता है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं अकॉर्डिंग टू नेगेटिव लिबर्टेरियंस। लॉ की जरूरत क्या है हमको? सबको आजादी दो, फ्री मार्केट लगाओ, स्टेट का इंटरफेरेंसी मत रखो। और यहां पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मत्स्य न्याय की सिचुएशन डेवलप हो जाएगी। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ ओशन, लॉ ऑफ ओशन के अंदर क्या होता है, एक बड़ी फिश है वो छोटी फिश को खा रही है, छोटी फिश उससे छोटी फिश को खा रही है, ये उससे छोटी फिश को खा रही है, एंड सो ऑन। तो जो बड़ी है वो ठीक है, ये छोटी वाली भी ऐसे इनोसेंट नहीं है, इससे छोटी वाली फिश को खा लेगी। तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, मत्स्य न्याय की सिचुएशन आ जाएगी। फिर तो बोलेगा नहीं नहीं, मत्स्य न्याय की सिचुएशन नहीं चाहिए। तो हम कहें कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप ये मत लिख देना एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, 0 नंबर। तुमने मतलब ये वाला सिस्टम फॉलो कर लिया। समझ आ रहा है? इसलिए तो ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं पर बड़े हार्ड भी हैं एक तरफ, अगर तुमने आइडिया नहीं सोचा तो। है ना? शुभारती पूछी थी ना सर फिलोसफी क्या होता है, ये आइडिया। लिबर्टी, एक तो लिबर्टी है, लिबर्टी के पीछे का आइडिया। लिबर्टी 1000 तरह से हो सकती है, इसको मैं 1000 तरह से डिफाइन कर सकता हूँ लिबर्टी को। पर हमारी लिबर्टी कौन सी है, हमारी फिलोसफी कौन सी है, हमारा आइडियोलॉजी कौन सा है, आइडिया कौन सा है? दैट इज व्हाट, दैट इज आवर फिलोसफी, दैट इज आवर आइडियोलॉजी, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट प्रेम्बल इज सेइंग, दैट इज, है ना? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लिबर्टी का मतलब सबको क्लियर होगा। तो हम क्या पढ़ गए? इक्वलिटी पढ़ गए, लिबर्टी पढ़ गए, राइट। अब हमको जो तीसरा डायमेंशन क्लियर करना है, दैट इज जस्टिस। ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज जस्टिस। सर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कॉमन हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ये तो क्या है? ये तो क्या, ये अलग चीज है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये जॉन बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ये है वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, जॉन बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, वो तो अलग है, वो तो अलग चीज की तरह से बता रखा है। वो लिबर्टी, हमारी लिबर्टी के अंदर नहीं आएगा कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, की जहां पर नंबर ज्यादा है वहां पर हैप्पीनेस दे दो। नहीं, ये तो ऐसा हो गया जैसे मैंने तुमको ये आमिर पूछ रहे हैं कि सर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर वाला क्या सीन है, ठीक है, ये क्या लिबर्टी में है? ये पूछो ना, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, आमिर, है ना? तो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या है? जहां पर हैप्पीनेस ज्यादा है तो ये तो मेजोरिटेरियन हो जाएगा। मेजोरिटेरियन मतलब कि मेजोरिटी जहां पर है उसको बोल दो, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की डिग्निटी नहीं रहेगी। तो दिस इज नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। जॉन बेंथम का जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर का, दैट इज नॉट देयर, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको नहीं मानता है कि जितना ज्यादा जहां पर नंबर है वहां पर जाओ, ठीक है, नहीं। हमें कहेंगे ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल उसकी डिग्निटी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। फ्रेटर्निटी के अंदर हमने डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को यूज करा है। तो हम कहेंगे भाई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम ऐसे, तो मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा सिस्टम के अंदर, मेजोरिटी जो चाहता है वो नहीं करेंगे हम, ठीक है आमिर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको इसके अंदर क्लियर है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हमको पढ़नी है, दैट इज व्हाट, दैट इज द जस्टिस। जस्टिस हमें पढ़े, जस्टिस क्या है? और जस्टिस के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेम्बल के अंदर लिख रखा है 3 तरह के जस्टिस है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और हम देख सकते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना? देखिए, तो जस्टिस अगर हम देखें तो जस्टिस शुड बी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, ये अपन इसके अंदर, ठीक है। देखो पॉलिटिकल जस्टिस जो है, पॉलिटिकल जस्टिस जो वर्ड है उसको समझना, दैट इज फॉर द इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से जस्टिस को, अच्छा पहले हम समझा देते हैं आपको जस्टिस क्या होता है, पहले हम समझा देते हैं आपको जस्टिस, है ना? जस्टिस क्या होता है ये थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं, राइट। जस्टिस इज डेराइव फ्रॉम द वर्ड जस्ट, और जस्ट का मतलब होता है सिंथेसिस। ये इसकी फिलॉसफी बता रहे हैं ना, आइडियोलॉजी, सिंथेसिस। मतलब जब भी 2 कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज होगी तो उसके बीच में कैसे सिंथेसिस किया जाए उसको जस्टिस बोलते हैं साहब। आपको जस्टिस कब चाहिए होता है? मान लीजिए 2 लोगों के बीच में, जब आप कोर्ट कब जाते हैं,
हम सर कोर्ट कब जाते हैं बताएं? कोर्ट कब जाएंगे सर? जब दो लोग कोर्ट कब जाएंगे? जब आपस के अंदर दोनों भिड़ गए, ये कुछ एक्स कह रहा है और ये कुछ एंटी एक्स कह रहा है, तभी तो हो रहा है। इन दोनों के बीच में मतभेद है, तभी तो हम कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जाकर हमको जस्टिस मिलना का मतलब क्या है? जस्टिस मिलने का मतलब क्या है? इन मतभेद के अंदर कुछ सिंथेसिस कर देगा भाई, यहाँ पे जज बैठा है, वो सिंथेसिस कर देगा इनके बीच में, वो सिंथेसिस हो जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज जस्टिस। कि सिंथेसिस हो गया। जब भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें होती हैं, उनके बीच में अगर जस्टिस हो जाए, इनके बीच में अगर सिंथेसिस हो जाए, तो दैट इज नोन एज जस्टिस। तो जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं वी विल सी यू इन द, आई विल सी यू इन द कोर्ट। का मतलब क्या है? कोर्ट को मैं बताऊंगा, देखो मैं तो ये बोल रहा हूं और ये ऐसा बोल रहा है, बताओ कौन सही है? कोर्ट कहेगा ये सही है या फिर ये सही है। कोर्ट जो कह देगा वो फैक्ट के बेसिस पे सब कुछ करके, स्टडी करके, ठीक है, डिस्कशन करके, सारे जिरह को सुनकर, सारी दलीलों को सुनकर, फिर सभी दलीलों को सुनकर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि वो जस्टिस है। ठीक है, जस्टिस का मतलब समझ गए हम? जस्टिस का मतलब ये है कि क्या है कि भाई सिंथेसिस ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। ठीक है, दो आपस में लड़ लिए तो लड़ ले, तो एक एक्स बोल रहा है, क्यों लड़ लिए? क्योंकि एक एक्स बोल रहा है, एक एंटी एक्स बोल रहा है, माइनस एक्स। तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई चलो हम सिंथेसिस करने के लिए कहां जाते हैं? हम कोर्ट में जाते हैं, है ना? तो जस्टिस, ठीक है, ये जस्टिस का मतलब। अब जस्टिस क्या बोल रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कि जस्टिस कैसा हो? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है? कि जब हम जस्टिस को देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से, उसको हम पॉलिटिकल जस्टिस बोलते हैं। कि इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखिए, इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से मतलब ए और बी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, समझना ना? पॉलिटिकल जस्टिस को बोलते हैं। कि पॉलिटिकल राइट्स क्या है? इसका भी राइट है क्या कि यहां पर खड़ा रहे? इसका भी राइट 0 मीटर पे खड़ा रहे। फिर इसके अंदर ये नहीं होगा कि बी को 95 मीटर पे खड़े, नहीं। पर जब सोसाइटी के रेस्पेक्ट में देखेंगे, सोसाइटी के रेस्पेक्ट में कि एज ए सोसाइटी हमको कैसे करना चाहिए, कि भाई सोसाइटी के अंदर नहीं तो इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी सोसाइटी में। तो जब इनको इंडिविजुअल की तरह देख रहे हैं, तब तो यहां पर 0 मीटर पे खड़ा करोगे आप पॉलिटिकल जस्टिस। पर जब सोशो इकोनॉमिक डायमेंशन देखोगे तो बी को 95 मीटर पे खड़ा करना पड़ेगा कि सोसाइटी के ऊपर इनइक्वालिटी कहीं क्रिएट ना हो जाए सोसाइटी के अंदर। तो रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट, दैट इज सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। उसको सोशो इकोनॉमिक जस्टिस अपन बोल रहे हैं। पॉलिटिकल जस्टिस इज फॉर द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए क्या जस्ट है? इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। जैसे हम देखिए फंडामेंटल राइट के अंदर जो पहली लाइन है ना, दैट इज पॉलिटिकल जस्टिस। और उसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस डाल रखे हैं फिर कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो ये पॉलिटिकल जस्टिस है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट। पर यहाँ पर जब रेस्ट्रिक्शन डाल रखे हैं 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन, तो ये सोशो इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। मतलब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? कि सोसाइटी है, सोसाइटी में चारों, जैसे पांचों उंगलियां एक तरह से नहीं हो सकती, वैसे सोसाइटी में हर लोग एक तरह से नहीं हो सकते। आप समझो, कुछ लोग का स्टेटस ज्यादा होगा, कुछ लोगों का स्टेटस कम होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, पॉलिटिकल जस्टिस एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल इसको। अभी पूरा समझाने दो एक बार, अभिषेक के ऊपर पूरा समझाने दो, अभी मैंने बस स्टार्ट ही करा है। समझो कि मान लीजिए सोशो इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या होता है? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस, ये देखते हैं अपन क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है ये अपन समझें। सोशल का मतलब क्या है? सोसाइटी में देखिए सारे लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, अलग अलग तरह के। कुछ लोग रिच हैं, कुछ लोग पुअर है, कुछ लोगों के अंदर हिस्टोरिकल एक बैकवर्डनेस है कि वो हिस्टोरिकली बैकवर्ड रह गए, वो डेवलप नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम रीजन और अनदर, डेवलप ही नहीं कर पाए वो। कुछ लोग ऐसे हो गए, कुछ लोग SC ST जो होते हैं, राइट, वो डेवलप नहीं कर पाए। कुछ लोग जो है रिच बन गए हैं, कुछ लोग पुअर रह गए हैं, ऐसा रह गया है। ठीक है, तो सोसाइटी को जब देखिए सोशल की सबको सोशल सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि रिच और पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, और अगर हम देखें तो अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो इसको देखकर जब अधिकार दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज सोशल राइट्स। दैट इज नोन एज व्हाट? सोशल राइट। दैट इज नोन एज सोशल जस्टिस। इसको देखकर जब जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज नोन एज सोशल जस्टिस।
समझ में आया? कि सोसाइटी के अंदर ये देखा जाए कि ये देखकर कानून बनाए कि हम कि भाई राइट्स जो दिए जाए वो इस तरह से दिए जाए, जस्टिस जो इस तरह से दिया जाए कि भाई अमीर और गरीब है तो भाई अमीर कहीं गरीब जो है और गरीब नहीं होता जाए, अमीर और अमीर नहीं होता जाए, इसको सोचकर जब हम बना रहे हैं। जब हम कहें कि भाई अपर कास्ट लोअर कास्ट को कहीं डिस्क्रिमिनेट ना करने लग जाए, इसको सोचकर हम कहना है कि भाई लोअर कास्ट कहीं आउट ऑफ वो नहीं चल जाए डेवलपमेंट एजेंडा। जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं इतना ना हो जाए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल के ऊपर एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो ये जो राइट्स प्रोवाइड करते हैं इनको सोशल राइट प्रोवाइड करते हैं और ये इस जस्टिस को हम सोशल जस्टिस बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटी के अंदर। अब यहाँ पर जो रिच और पुअर वाला डायमेंशन है ना, ये पर्टिकुलर सोसाइटी का नहीं है, ये सोसाइटी का डायमेंशन नहीं है, इकोनॉमिक का डायमेंशन हो जाता है रिच और पुअर वाला। सोसाइटी के अंदर मतलब सोशल डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी देयर, जैसे मेल और फीमेल का हो गया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अपर कास्ट लोअर कास्ट का हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड। वही इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ऐसा नहीं है कि सारी अपॉर्चुनिटीज जो है, सारी अपॉर्चुनिटीज कौन ले जाए, अमीर लोग ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सोसाइटी को जस्टिस देना, सोशल जस्टिस का मतलब देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, क्रीड, कास्ट, जेंडर, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ये हम पढ़ेंगे सब कुछ आर्टिकल 15 के अंदर। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक जस्टिस मतलब 39B 39C आर्टिकल तुम्हारे 39C पर्टिकुलर, कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, स्टेट शुड फॉर्मुलेट द पॉलिसी सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड नॉट हैपन, जिससे कहीं कॉमन डेट्रीमेंटल की तरफ ना चल जाए। ये इकोनॉमिक जस्टिस है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इकोनॉमिक जस्टिस। रिजर्वेशन, सोशल जस्टिस। वीमेन के लिए कोई अफर्मेटिव एक्शन लेना है, सोशल जस्टिस। समझ में आ रहा है कि कहीं रिच जो है सारे जो अपना ये है टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इकोनॉमिक जस्टिस। तो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस को एक ही डायमेंशन हम देखते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से अपन क्या कर रहे हैं, राइट्स दे रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। बट पॉलिटिकल जस्टिस होता है दैट इज फॉर द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को सोचकर जस्टिस दिया जाता है। समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इंडिविजुअल को सोचकर जस्टिस दिया जाता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस भी है अपनी जगह, स्टार्टिंग तो पॉलिटिकल जस्टिस से होती है, पर फिर हम देखते हैं फिर सोसाइटी की तरफ जाते हैं। तो हम कहें भी कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल जस्टिस भी है और इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस भी, इन दोनों को कॉन्ट्राडिक्टरी में समझो कि सर पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, नहीं, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का सिंथेसिस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर? अभिषेक, इज दिस क्लियर? हाँ सर, मेरा एक डाउट है, लेकिन आप जब बताएंगे तब पूछेंगे। हो गया क्या? नहीं सर, डाउट है मेरा एक। हाँ प्लीज बताओ ना, डाउट पूछिए। सर इकोनॉमिक जस्टिस किस बेसिस पे सर मिल रहा है? मतलब वो तो समझ में आ रहा है कि सोशल जस्टिस तो हम दे रहे हैं और हम पॉलिटिकल जस्टिस भी दे रहे हैं। इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ मिल रहा है सर? मतलब किस बेसिस पे आप मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बोल रहा है कि जैसे अपना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या है, जो ज्यादा अमीर है, ठीक है, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उसको ज्यादा टैक्स स्लैब में देना पड़ेगा 30%, जो कम पैसा कमा रहा है उसको 10% की स्लैब में देना पड़ेगा। तो ये क्या, एक तरह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो जाए, तो एक तरह से इकोनॉमिक जस्टिस ही तो है कि अमीर ज्यादा अमीर ना बन जाए, गरीब ज्यादा गरीब नहीं बन जाए। अभिषेक, और सर मतलब जो लोग नहीं बैकवर्ड इसमें आते हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है सर, तो उनको जस्टिस कैसे मिल रहा है? क्या समझा नहीं मैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वाला चीज समझ गए तुम? हाँ समझ गया। हाँ, अब दूसरा बोलो क्वेश्चन। दूसरा सर मेरा ये है कि जैसे सोशल जस्टिस तो समझ में आया कि आपने बोला कि रिच और वो मतलब कास्ट बेसिस पे और जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसमें जस्टिस दे रहे हैं हम। लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस में भी तो सर मतलब जो लोग इकोनॉमिकली वीकर हैं, जिनके पास तुम लिटरली वेल्थ रिजर्वेशन की बात करो क्या इकोनॉमिक नहीं में? नहीं सर, रिजर्व ईडब्ल्यूएस तो सर बाद में कोटा की वाली बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं जनरल जैसे पूछ रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस तो अभी इवॉल्व हुआ सर, आपने एथिक्स में भी समझाया था मुझे कि जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो धीरे धीरे चीजें आती हैं सर, वो बात सही है। लेकिन ये तो उस समय लिखा गया ना सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस वाली बात, तो जब प्रियम्बल हमारा अडॉप्ट हुआ तब से है ये हम्म सर। लेकिन तब से कहाँ पे किस बेसिस पे इकोनॉमिक जस्टिस मिला सर लोगों को? मतलब जैसे
मिल तो रहा है, और भी तो चीजें हैं, सिर्फ ये रिजर्वेशन वाली चीजें तो नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस जैसे मैंने आपको सर बताया, सर टैक्सेशन तो वो लोग देते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो बड़े मतलब पैसे वाले होते ही हैं सर। इनडायरेक्ट टैक्स की बात तो हर गरीब भी देता है, लेकिन हाँ डायरेक्ट तो टैक्स सर कौन गरीब दे सकता है सर, जिसको मतलब ये कॉन्सेप्ट कैसा लागू हुआ कि रिचर को अब ज्यादा ये भी तो टैक्स कम। है, देखो ये भी तो होता है कि भाई जो गरीब लोग होते हैं तो उनके उनके लिए बहुत सारे और भी तो स्कीम्स होती हैं। सर कोई नहीं सर, मतलब आप बताइए सर, जो फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हो उनको कहाँ किसी भी चीज में इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलता हो सर, एक चीज में नहीं मिलता सर। हाँ एक और मतलब देखो, वो चीज है ना, वो मैंने तुमको समझाया तो था वो कॉन्सेप्ट इथे क्लास में, कि पहले रिच और पुअर की जो डेफिनेशन है वो हमारी कास्ट के बेसिस पे है। कि क्योंकि ये देखा गया कि ज्यादातर जो कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट के जो लोग हैं, दे बिलोंग्स टू द वो जो है वो एक तरह से क्या है, वो एक पुअर लोग है। तो वो चीज सब ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डायमेंशन और सोशल डायमेंशन दोनों क्या कर रही हैं, दोनों अगर देखेंगे तो कोलैप्स कर रही, मतलब मतलब इन्होंने सर वो सोशल का मतलब सोशियो का ही इसका सबसेट मान लिया इकोनॉमिक वाले का। बिल्कुल। देखो इस तरह से, क्योंकि देखो आपको, आप इतना इजी मत समझो कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हम देंगे तो इतना इजी नहीं हो पाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। आप देखो कि आपको टारगेटेड बेनिफिशियरी देखने के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आप करना। अब जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोटा दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हर कोई आने की कोशिश कर रहा है, हर कोई आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? कि अब ऐसे देखो कि मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम है, ये देखो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंस को भी अपन को देखना पड़ेगा। जैसे एक सिस्टम ऐसा है, ये समझो कि जिसमें ना 100 लोग हैं, इसके अंदर से 80 लोग जो है ना वो गरीब हैं और 20 लोग अमीर हैं। ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमको पता नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है, उसको ढूंढकर हमको छांट कर फिर हमको टारगेटेड बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा। 100 लोग हैं। अभिषेक, हाँ सर। तुम एक एडमिनिस्ट्रेटर, किसको तुम बेनिफिट दो? आप कह देंगे ना कि भाई इसको बेनिफिट दे देते हैं क्योंकि इसके अंदर मेजोरिटी जो लोग हैं वो होगा, ठीक है, 20 लोग इसका मिसयूज कर लेंगे, बट 80 लोगों को तो फायदा होगा। हाँ सर, लेकिन जैसे तो हमारा मतलब एक जस्टिस का जो सिस्टम है ना, कि जो कहते हैं कि मतलब पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान तक एक बार जस्टिस नहीं पहुंचा तो वो इनकम्प्लीट है। हाँ, पर एडमिनिस्ट्रेटिवली अब ये देखो, कास्ट के अंदर पहले ऐसा देखा गया, देखो कि लोअर कास्ट के जो लोग थे उनमें मेजोरिटी लोग जो है 90% से ज्यादा लोग जो है आजादी के बाद वो क्या है, वो पुअर है। तो अगर आपको स्कीम लगानी होगी तो हम कैसे लगाएंगे भाई, कैसे देखेंगे कि जब भारत के अंदर 90% लोग जो गरीब हैं उनके ऊपर स्कीम इस तरह से लगाई जाएगी कि भाई एससी को रिजर्वेशन दे दो एक तरह से। समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है? कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर देखें तो शेड्यूल ट्राइब वाले लोग जो हैं 100 में से लेके 90 लोग जो हैं वो उनको डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं है। तो अब इन लोगों को डेवलपमेंट के अंदर आगे लेकर आना पड़ेगा, तो अपन को इस तरह से देना पड़ेगा। हम पूरा नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें अपर कास्ट के अंदर क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा थे उस वक्त, ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन होगा 80 में से 20 और यहाँ पर 20 से 80 कर दो, ऐसा सिस्टम दे दो, तो अब कहां पर किस तरह से तुम दोगे? इसी तरह देना पड़ेगा। समझो चीज को। तो वो एक पॉइंट तक, अब इसके अंदर 80 वाले जो हैं ये घटते 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 मान लो ये हो जाते हैं 30 और ये हो जाता है 70। समझ 30 लोग क्या है वो गरीब रह गए, अब 70 लोग अमीर रह गए। तो अब क्या होने लग जाएगा, अब फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बात होने लग जाएगी। एक तरह से कास्ट बेस पे ना होने लग जाएगा क्योंकि अब सब इक्वल होने लग रहे हैं धीरे धीरे। तो कास्ट बेसिस पे ना लेके फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे रिजर्वेशन के अंदर अभी आया है। अभिषेक, हाँ ठीक है सर। इस तरह से हमको इसको देखना होगा, है ना? दैट ठीक इज कि आपकी, मैं चीजों को समझ रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ चीजों को, बट चीजें धीरे धीरे इवॉल्व होती है, जैसे मैंने आपको उसके अंदर एथिक्स की क्लास के अंदर भी समझाया था अभिषेक। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक अब सबको क्लियर है कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, ये इस तरह से। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों ही चीजें इसके अंदर दे रखी है। ठीक है। अब हमने पढ़ लिया देखो अब हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया, एक बार प्रेम्बल देख लेते हैं अपना, फिर आगे बढ़ते हैं। जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पढ़ लिया, लिबर्टी थॉट ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप पढ़ लिया, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल, ये अपन ने पढ़ लिया। अब हम पढ़ लेते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है ये समझो। फ्रेटर्निटी, इसके अंदर लिख रखा है फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कि मतलब एक पॉइंट लिख रखा है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन ये होना चाहिए। ये फ्रेटर्निटी की डेफिनेशन अपन लिख रखे हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब अगर हम देखें तो कॉमन ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है कि भाईचारा, भाईचारा। ठीक है, एक तरह से। अब भाईचारा कैसे होगा? मान लो कि कोई एक पर्सन है, उसका एक अलग कल्चर है,
दूसरा पर्सन है, उसका अलग कल्चर है, इसका एक्स कल्चर है, इसका वाई कल्चर है। अब ये वाई कल्चर को कुछ समझ ही नहीं रहा, इसकी कोई डिग्निटी ही नहीं मान रहा इंडिविजुअल की, तो फ्रेटर्निटी आ पाएगी ये सिस्टम के अंदर? नहीं आ पाएगी। तो मतलब इंडिविजुअल जो है वो कैसा भी है, रिच है, पुअर है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, जेंडर के अंदर मेल है, फीमेल है, उसकी एक डिग्निटी है भाई इंडिविजुअल की। उस डिग्निटी को हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमने बोला। और हम क्या कर रहे हैं, हम खुद एश्योर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंड टू सिक्योर और ऑल टू ऑल इट्स सिटीजन, हम सारे सिटीजन को सिक्योर करवाने, हम पीपल ऑफ इंडिया कि जिसके अंदर हम फ्रेटर्निटी भी बोल रहे हैं, फ्रेटर्निटी जिसके अंदर इंडिविजुअल की डिग्निटी शामिल होगी। तो मैं अगर मान लीजिए अपर कास्ट का हूं और सामने वाले लोअर कास्ट का है, तो मैं अगर उसकी डिग्निटी को फॉलो नहीं कर रहा हूं कि उसकी डिग्निटी को हैम्पर कर रहा हूं, या अगर मैं किसी वीमेन की डिग्निटी को हैम्पर कर रहा हूं, मतलब मैं प्रेमबल के अगेंस्ट में काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूं वहां पे वी द पीपल ऑफ इंडिया, और मैं यहां पर खुद ही बोल रहा हूं कि भाई फ्रेटर्निटी को मैं अपोज कर रहा हूं। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, भाईचारा। भाईचारा कब बढ़ेगा? फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा। भाईचारा कब बढ़ेगा? जब साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे कब? जब मैं उसकी डिग्निटी को रेस्पेक्ट करूंगा। मैं उसको कुछ समझ ही नहीं रहा हूं, सामने वाले को डिग्निटी उसकी समझ ही नहीं रहा हूं। मेरे को समझ में आ रहा है कि वीमेन बाय इट्स वेरी नेचर आर व्हाट, डिसलॉयल, ऐसा मैं लेकर बैठा हूं स्टीरियोटाइप, डिग्निटी ही नहीं समझ रहा। विमेन बाय इट्स कि जैसे स्टीरियोटाइप है कि विमेन्स आर इरेशनल, मैं लेके बैठा हूं, तो उनका कोई रेशनलिटी, उनको रेशनल मान ही नहीं रहा हूं मैं, डिग्निटी ही नहीं दे रहा हूं उसको, तो फिर कैसे कॉमन ब्रदरहुड होगा? तो फ्रेटर्निटी कैसी हो? फ्रेटर्निटी जिसके अंदर, फ्रेटर्निटी कब होगी? जब तुम अश्योर करोगे डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी को अश्योर करोगे कि हाँ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, और एक तुम्हारे अंदर एक सेंस होगा कि भाई कोई भी हो, तुम हो कि रिच हो कि पुअर हो, या फिर कास्ट हो, कैसे क्लास हो, रिलीजन हो, सब हम एक हैं। सारा हम नेशन वाइज देखें तो हम एक है, और हमको हमारे नेशन को इंटेग्रिटी में रखना है, बांध के रखना है एक, तभी तो भाईचारा आएगा। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नेशन, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये हुआ ना। देखो फ्रेटर्निटी क्या है? अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अगर हम यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को अगर हम क्या करेंगे, सहज के रखेंगे, तो हम किसी को भी टॉलरेट कर जाएंगे कि भाई हाँ ठीक है, हमारे सिटीजन है, ब्रदरहुड आ जाएगा, कॉमन थ्रेड आ जाएगा, सिटीजन, कॉमन थ्रेड आ जाएगा, इंडियन। जैसे आपको याद हो तो चक दे इंडिया के अंदर एक डायलॉग था ना, ठीक है, जिसमें वो पूछता है कि भाई बताओ कहां से हो, तो वो सब स्टेट के नाम बोलते हैं, ठीक है। फिर इतने इतने में एक लड़की जो होती है वो पूरा स्पेस कैप्चर कर लेती है और बोलती है कि आई एम इंडियन, ठीक है ना, वो बोलती है ना कि मैं इंडियन हूँ। तो फिर वो बोलता है कि मेरे को स्टेट के नाम ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते, एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया, है ना, ऐसा डायलॉग मारता है। तो उसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी स्टेट के हो, झारखंड से, मणिपुर से हो, कहीं से भी हो, ठीक है, आपको क्या होगा कि आपके अंदर एक यूनिटी का भाव होना चाहिए, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन का। क्या हम अश्योर कर रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अश्योर कर रहे हैं कि हम यूनिटी और इंटेग्रिटी के ऊपर, यूनिटी और इंटेग्रिटी होगा तो अपना फ्रेटर्निटी आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप देखें कि अगर हम देखें फ्रेटर्निटी को, अगर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर समझें, तो आप ये देखें फ्रेटर्निटी के अंदर दो पॉइंट है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो ये तीनों देखो अलग अलग है, इनका तीनों का थॉट अलग है, ये एक ही नेशन में रहना है। ये मान लीजिए एक्स थॉट है इसका, इसका मान लीजिए वाई थॉट है, इसका मान लीजिए जेड थॉट है, अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में सोच रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि इनके बीच में एक सामंजस्य स्थिति पैदा कर दे, ये सब एक साथ रहे, तो कैसे हो सकता है वो कि जब इनके बीच में भाईचारा हो? समझ रहे हैं? अब हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिज्म, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज, 70 तरह की लैंग्वेज। तो ये सब लोगों के अंदर अगर एक कॉमन थ्रेड ना आया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, तो कैसे होगा? अगर इनके बीच में एक कॉमन थ्रेड नहीं आया कि सबकी डिग्निटी करनी है, हमको डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को अश्योर करना है, तो एक फ्रेटर्निटी वाला कॉन्सेप्ट कहां से आएगा? समझ आ रहा है? क्लियर है ना? तो जब हम बोलते हैं फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो उसका मतलब समझो
कि भाईचारा तभी बढ़ेगा ना कि जब हम डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल करेंगे एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। जब यूनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ नेशन के बारे में बात करेंगे तभी होगा ना। तो ये फ्रेटर्निटी है। तो फ्रेटर्निटी जो वर्ड है ना, ये भीमराव अम्बेडकर ने डाला कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन निकाला था, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाला चीज है वो बता देंगे जवाहरलाल नेहरू ने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे प्रेम्बल बना रहा है, ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बता देंगे कि जब उसके अंदर फ्रेटर्निटी वर्ड नहीं था, पर बी आर अम्बेडकर ने कहा देखो फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, क्योंकि जब एक आइडियोलॉजी है वो दूसरी आइडियोलॉजी से भिड़ेगी, ठीक है, जब ये सब आपस में कोलैबोरेट करेंगे, जब आपस में एक दूसरे को डिग्निटी से देखेंगे और आपस में एक दूसरे के व्यूज को एक्सचेंज करेंगे, तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करेंगे, समझ आ रहा है। जब उनके दिमाग में होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बोला है कि हम फ्रेटर्निटी को अडॉप्ट करेंगे, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनके अंदर एक एसोसिएशंस बनेंगे लोगों के अंदर, और फिर एक देश बनेगा, फिर यूनिटी और इंटेग्रिटी बनेगी देश की। अदरवाइज अगर लोग, मैं सोचूं कि भाई मैं इसको नहीं पसंद नहीं कर रहा, मैं इस रिलीजन की पसंद नहीं कर रहा, मैं विमेन को पसंद नहीं कर रहा, मैं इसको नहीं पसंद, तो देश कैसे बनेगा फिर? यूनिटी और इंटेग्रिटी कैसे होगी? हम क्या लोअर कास्ट वाले को हम पसंद नहीं कर रहे, अपर कास्ट वाले को वो पसंद नहीं कर रहे, और ऐसे ही करते रहे तो फिर कैसे बनेगा? तो फ्रेटर्निटी वर्ड को समझो, ठीक है। एक टर्म है सोशल 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 एंडोस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपस में इंटरेक्ट, ठीक है। सोशल एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है? आपस में इंटरेक्ट करें भाई लोग। मैं किसी से बात कब करूंगा? जब मैं उसकी डिग्निटी करूंगा तभी तो करूंगा। उसकी डिग्निटी नहीं करता, मैं अपने एटीट्यूड में रहूंगा, अपने एटीट्यूड में रहेगा। हम कहें कि भाई देख, तू भी इंडियन, मैं भी इंडियन, तेरी डिग्निटी मैं मानता हूँ, मेरी डिग्निटी तू मानता है। बोले कहा? अपन ने लिखा ना प्रेम बल में भाई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिखा है ना अपन ने। तो भाई अपन अपनी डिग्निटी, अपन को क्या मतलब है ना, अपन दोनों भाईचारे, भाई बन गए, कॉमन ब्रदरहुड आ गया ऐसा। तो ये कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई फ्रेटर्निटी वर्ड किसने ऐड करा, किसके कहने पे आया? तो अम्बेडकर के कहने पे। टू द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड बाय द एस प्रेमबल, कि पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था, उसके अंदर उसने डाला फ्रेटर्निटी, अम्बेडकर साहब ने, ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने। और डॉक्टर अम्बेडकर ने डाला, उसके बाद प्रेमबल के अंदर डाल दिया गया फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। Adding, according to B.R. Ambedkar, an ideal society should be mobile. मोबाइल मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि आइडियल सोसाइटी का मोबाइल होना चाहिए, ये इसका मतलब ही नहीं। मोबाइल मतलब कि जो विचार है उसका आदान प्रदान होता रहे, स्टैटिक नहीं हो जानी चाहिए, रिजिड हो जाएगी नहीं तो, है ना। शुड बी फुल ऑफ चैनल ऑफ फॉर कन्वेइंग चेंज टेकिंग प्लेस इन वन पार्ट और अदर पार्ट, कि भाई यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, इनका कल्चर कैसा है, इनका कल्चर कैसा है, थोड़ा सा इनका कल्चर अडॉप्ट करा, थोड़ा इन्होंने हमारा कल्चर अडॉप्ट करा, ऐसा होना चाहिए। समझना ना, फ्रेटर्निटी का मतलब आप देखें मल्टीकल्चरिज्म से लेकर जाना है यहाँ पर, है ना, मल्टीकल्चरिज्म, रिलीजियस प्लूरलिज्म, इससे लेकर जाना है। तो अम्बेडकर बोलता है इन एन आइडियल सोसाइटी देयर शुड बी मेनी इंटरेस्ट कॉन्शियसली कम्युनिकेटेड एंड शेयर्ड। बहुत सारे लोग हैं, सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, पर आपस में भाईचारे से रहना है। There should be varied and free points of contact with other mode of associations. In other words, there should be social endosmosis. This is fraternity according to multiculturalism, religious pluralism की तरफ ये थॉट डाल रहा है। तो जब हम फ्रेटर्निटी बोलते हैं तो इसका मतलब ये है, समझ आ रहे हैं? जस्टिस हो गया, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, फेथ बिलीफ वर्शिप, ठीक है, जस्टिस हो गया, ठीक है, इक्वालिटी हो गया और लिबर्टी हो गया, सारे फ्रेटर्निटी भी हो गया। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या है कि आपस के अंदर, एंडोस्मोसिस है वो, एंडोमोसिस नहीं है, एंडोस्मोसिस, आपस के अंदर इंटरेक्शन करते रहे, एंडोस्मोसिस, सोसाइटी के लोग आपस में इंटरेक्ट करें, समझ है। तो अब ये आ गया आपको कि भाई हमने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडियन टू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये तो अभी तक अपन ने पढ़ा ही नहीं, ये तो अब पढ़ेंगे। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये समझ में आ गया। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, फेथ बिलीफ एंड वर्शिप, ये समझ में आ गया। बिलीफ फेथ एंड वर्शिप भी समझ में आ गया। थर्ड जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट देम अमंग ऑल, ये आ गया। फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, ये अपन को समझ में आ गया। तो ये पॉइंट्स अपन ने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिए। अब हमें जो पॉइंट क्लियरली जो हमको और जो पॉइंट अंडरस्टैंड करना है वो सोवरेन सोशलिस्ट,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सारे के सारे ये जो 5 पॉइंट है, ये सबके सब क्या है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 पॉइंट सबके सबके अंदर आइडियोलॉजीज है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। एक दो पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल कर लेंगे। फिर जो निटी ग्रिटीज है प्रेम्बल की वो कंप्लीट कर लेंगे मॉर्निंग के अंदर। प्रेम्बल कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन डीपीएसपी स्टार्ट कर देंगे। अब डीपीएसपी के बाद फिर फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी, फिर कुछ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कुछ नहीं है पॉलिटी के अंदर। फिर तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो मेरे को आपको पढ़ाना है, फिर तो फैक्चुअल क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो टेस्ट के लिए सब प्रिपेयर करते रहे। 25 को एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं सारे के सारे बच्चे उसको पार्टिसिपेट करेंगे। सबको देना ही है, मैंडेटरी है टेस्ट, ऐसा नहीं है कि टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे फीस मैंडेटरी है ना, वैसे टेस्ट भी मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है? तो उतना मैंडेटरी समझो जितना फीस का मैंडेटरी है, वैसे ही टेस्ट का भी मैंडेटरी है। समझ में आ रहा है? तो उतना ही समझो उसको, और टाइम पे देना है सबको। किसी का कुछ फंक्शन वंक्शन हो तो उसको अवॉइड करना, ठीक है? टेस्ट देना पहले। लेकिन देखो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम रखेंगे सुटेबल जिसके अंदर पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना, उस दिन टेस्ट ही देना है। और मैं कह रहा हूँ कि भाई अपन 2 टेस्ट लगातार रख लेते हैं। ये सभी मैं सोच रहा हूँ 25 को और 26 को, क्योंकि 25 और 26 को मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। 24 को संडे है, उसके अंदर तो प्रैक्टिस कर लेना, पूरा रिवाइज कर लेना 25 को, क्योंकि ये पहला टेस्ट है ना, पहले टेस्ट है, तो ये एक दिन का गैप भी मिल जाएगा तो वो भी ठीक रहेगा। 24 को, 25 और 26। यस आमिर प्लीज। सर अभिषेक का वो अभी डाउट था ना, इकोनॉमिक इक्वालिटी का, मतलब वो समझ नहीं आया सर, वो क्या बोल रहा था और आपने कैसे आंसर दिया उसको? कुछ नहीं, वो पुरानी बातें, ठीक है, बहुत लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, वही बात है। वो ऐसे बोल रहा था कि भाई सर जो चीजें हैं कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, अगर टू बी वेरी फ्रैंक बोले तो ऐसा बोलना चाह रहे थे, वो अपर कास्ट के लोग हैं उनको उनके बेसिस पे, कि उसमें भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये हमारी बात एथिक्स के पेपर की, एथिक्स की क्लास से चलती है, उसमें भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, तो उसको कभी बेनिफिट मिले नहीं है, तो इकोनॉमिक जस्टिस कभी हुआ नहीं है, ऐसे ही बोल रहे थे आमिर, ओके सर। है ना, ये बोल रहे थे, तो उसका आंसर मैंने करा, राइट। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो अभी हम वापस से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल की तरफ जाएंगे। हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर देख ली, कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने इसके अंदर देख ली। इसमें किसी को डाउट नहीं होना। अब ये मैं पढ़ा दूंगा एक बार तुमको, उसके बाद किसी भी क्लास में से किसी बच्चे से पूछ लूंगा उसी वक्त कि बताओ प्रेम्बल सुना दो पूरा मेरे, तो तुमको कंठस्थ होना चाहिए याद। कंठस्थ मतलब कंठ में है, कभी भी निकल जाएगा बाहर, ठीक है? कंठस्थ का मतलब ये होता है कंठ में स्थित, कंठस्थ। समझ में आ रहा है? तो वो चीज होनी चाहिए आपको, कंठस्थ होना चाहिए। प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स का एक एक पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज का एक एक पॉइंट, डीपीएसपी का एक एक पॉइंट पढ़ा, इसलिए इस तरह से रहा हूं कि आपको याद हो जाए, ठीक है, कंटेक्स्ट हो जाए, बट आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब चलो अपन ऊपर वाला पैराग्राफ इसका पढ़ लेते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले प्रेम्बल जो है ना, वो एक बात क्लियर कर देता है कि भाई देखो, इस भारत देश के अंदर सुप्रीमेसी प्रधानमंत्री की नहीं होगी, प्रेसिडेंट की नहीं होगी, कैबिनेट की नहीं होगी, किसकी होगी? लोगों की होगी। सबसे पहले तो यहां से डिक्टेटरशिप तो यहां से चली गई, वी द पीपल ऑफ इंडिया से, कि डिक्टेटर बनी सकता, डेमोक्रेसी हमारे पास। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां पर ऐसा नहीं हो सकता जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, कि इस भारत के अंदर सुप्रीमेसी पता है किसकी? पीपल ऑफ इंडिया की अल्टीमेटली। और जब हम कह रहे हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि क्या है कि हमारे हम ही लोग ने बनाए कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि रामलाल चल जाके वहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो रामलाल हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो गया। समझ में आ रहा है? तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे हम कहें बहुत बड़े बड़े आदमी जो हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग जाकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए, ये हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल, कृष्णमाचारी, ये सब हमारे तो रिप्रेजेंटेटिव्स है। बी एन राव, है ना, जो अपन पढ़े थे सारे के सारे। तो हमने किसी एलियन से नहीं बनाया कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दो प्लीज, हमने नहीं बनाया, ऐसे नहीं करा। हमने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि डियर रिप्रेजेंटेटिव, यू आर अवर फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हो, हमारे लोगों के साथ जुड़ा हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने ब्रिटिशर से नहीं बोला साहब आप बनाकर चल रहा हूँ साहब, हमको नहीं आता बनाना कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा तो नहीं कहा। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि हमारे जो लोग हैं उसकी सुप्रीमेसी है।
इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम हमारे ऊपर किसी ने आकर थोपा नहीं है, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है। ये है इसका मतलब कि किसी ने कहा कि ले भाई तेरा कॉन्स्टिट्यूशन ये चला लेना अपनी कंट्री। मैंने कहा ठीक है यार, क्या करेंगे, चलाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं करा कि ब्रिटिशर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर नहीं आए, कोई एलियन पावर आकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, हमने खुद ने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा बनाया। इसका मतलब विद द पीपल ऑफ इंडिया। और हम सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं, हमारे लोग हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ये बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब समझो, वी द पीपल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, इट मींस दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इम्पोजिशन ऑन अस बाय द एलियन पावर। कोई ब्रिटेन ने नहीं बनाकर गए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट हैज बीन इनेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब यहाँ पर एक वो आ जाता है सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेशन हमें पता है कैसा था। ठीक है, मुंह मत फुलाओ सर, 10% फ्रेंचाइजी थी, उसके अंदर से वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। पर ठीक है, यहाँ पर अपन इस तरह से नहीं लेकर चलेंगे, वो क्रिटिसिज्म। अभी हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर हमने इसके अंदर देखा कि सोवरेनिटी सबसे पहले सोवरेन। तो सबसे पहले हम देखो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। सोवरेनिटी जो वर्ड है ना, दैट इज व्हाट की सुपर एनस। इसका मतलब सुपर एनस होता है। सुपर मतलब सुप्रीम, एनस मतलब पावर, सोवरेनिटी मतलब सुप्रीम पावर, जिसमें जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, है ना। जो सोवरेनिटी को जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है ना एब्सोल्यूट मैनर के अंदर, वो ऑस्टिन ने करा है, ऑस्टिन ने, कि सोवरेन का मतलब ऐसा सोवरेन कि जिसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता। पर हम ये सोवरेनिटी का मतलब ये नहीं मान रहे, हम सोवरेन नेशन है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के ऊपर भी हम सोवरेन नेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे अंदर यहाँ पर कोई ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है या फिर इस तरह से, नहीं। सोवरेन का मतलब हम अपने डिसीजन जो ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ व्हाट इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस। कोई ऐसा नहीं है कि हमारे जो डिसीजंस मेकिंग होगी उसके अंदर किसी का इंटरफेयर नहीं है। कि हमको अगर चाइना से बात करनी होगी तो अमेरिका का आगे नहीं बोलेगा भाई चाइना से क्यों बात कर रहे हो। हमें अगर रशिया से ऑयल लेना पड़ेगा तो हम ले लेंगे, इसमें अमेरिका को कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज वी आर ए सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मतलब क्या होता है कि हम जब भी अपनी डिसीजन मेकिंग करें, इंटरनली करें, एक्सटर्नली करें, हम अपनी कंट्री के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, या फिर हम कभी बाहर बनाएं रूल्स, बाहर किसी कंट्री के साथ डील करें कुछ, तो हमें क्या करना चाहिए, हम आजाद हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, ये देखिए सोवरेनिटी दो तरह की होती है बच्चों, एक तो इंटरनल सोवरेनिटी और एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है ये समझो। ये भारत देश है, इसके अंदर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ चीज बनाई। ठीक है, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ चीज बनाई, लॉज, रेगुलेशंस, कल्चरल कस्टम्स। ठीक है, कुछ चीजें। तो स्टेट जो है, ये जो स्टेट है, हम फ्री हैं कि हमारे हिसाब से हम पॉलिटिकल सिस्टम इसमें बनाएंगे। हमको डेमोक्रेसी अच्छी लगी डेमोक्रेसी डालेंगे, हमको मोनार्की अच्छी लगी मोनार्की डालेंगे, जो अच्छा लगे वो डालेंगे। कोई आके हमको इसके अंदर ये नहीं कह सकता कि भाई तुम ये कल्चरल सिस्टम डालो। हमारी स्टेट फ्री है कि उसको अपने सिटीजन्स को कैसे गवर्न करना है, वो फ्री है। इंटरनल डेमोक्रेसी की इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तुम्हें मैटर नहीं है। कि जैसे मान लीजिए कहीं पे भी कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है ना कि सिविल वार की सिचुएशन आती है, जैसे मान लो म्यांमार के अंदर मिलिट्री coup हुआ, तो म्यांमार की मिलिट्री ने क्या बोला, ये हमारा इंटरनल है, हम संभाल लेंगे। कि मान लीजिए हमारे नक्सलाइट का प्रॉब्लम हमारा इंटरनल है, हम संभाल लेंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं कि अमेरिका आके चॉपर लेकर आ जाए कि मैं मार देता हूँ भाई, नहीं, इंटरनल प्रॉब्लम। तो हम हमारे सिस्टम में कंट्री के अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम डाले भाई, हम डेमोक्रेसी डाले, ऑटोक्रेसी डाले, कम्युनिज्म डाले, सोशलिज्म डाले, कुछ भी डाले, ये हमारे ऊपर है, हमारी स्टेट डिसाइड करेगी। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा कल्चरल सिस्टम कोई और नहीं आएगा डिसाइड करने। क्या अमेरिका कहे कि भाई ऐसा ऐसा कर ले, या हम शुरू से नॉन अलाइंड है इसीलिए हम सोवरेन है, नॉन अलाइंड है। अगर आपको पता तो कोल्ड वार के टाइम भी हम किसी के साथ नहीं गए कि किसी की, देखो इंडिया कितना भी कमजोर रहा हो, कितना भी पावरफुल रहा हो, पर इंडिया की एक बात है कि इंडिया कभी ऐसे किसी का इतना नहीं झुका कि जैसे कि भाई झुकी गए हैं बिल्कुल इस तरह से, ऐसा नहीं है। हमने हमेशा अपनी डिग्निटी बना के रखी, कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो। समझना रहे, इंदिरा गांधी के टाइम पर भारत बहुत ही पुअर था, और फिर भी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखे हम, यूएसए के सामने झुके नहीं हम।
हाँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। समझा? लाल बहादुर शास्त्री इंडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उनको, डिसीजन मेकिंग ही नहीं होती उनसे, ऐसे बोलते थे। पर क्या डिसीजन लिए, दोनों फ्रंट के ऊपर वाल खोल दिया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान बेचारा घबरा गया, भाई मेरा लाहौर सियालकोट वो निकल जाएगा मेरा। हम हमेशा सोरे नहीं रहे बच्चों, और हम देखो किसी के दबाव में नहीं आए, ठीक है। फिर छोटे मोटी चीजें चलती रहती है, पर अगर हम देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी सोवरेन सब मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि अभी सोवरेन हुए या पहले ही सोवरेन थे इंदिरा गांधी के टाइम पे, ऐसा नहीं कि हम अगर हम देखेंगे तो हमारी जवाहरलाल नेहरू भी बड़ी सोवरेनिटी, किसी से कुछ भी बोलते थे वो तो यूएसए को बिल्कुल आड़े हाथे ले लेते थे। समझ में आ रहा? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर लो, नॉन अलाइनमेंट की बात कर लो, ये आइडियोलॉजी यूएसए को पसंद नहीं है। न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बात कर लो, हर जगह क्या है, हर जगह एनपीटी सीटीबीटी साइन नहीं करी तो नहीं करी साहब, कर लो जो करना है, लास्ट तक नहीं करी हमने। तो हम सोवरेन है, मतलब हमने ये क्या है कि हम इंटरनली सोवरेन का मतलब क्या है, इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब ये है कि इकोनॉमिक सोशल कल्चरल सिस्टम विद इन द टेरिटरी टू गवर्न इट्स सिटीजंस, ये स्टेट है वो फ्री है, वो अडॉप्ट करेगी अपने हिसाब से। भाई अमेरिका पाकिस्तान तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे, हम चाइना तुम्हारे हिसाब से नहीं करेंगे। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब राइट टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली इन द एक्सटर्नल अफेयर, कि हमें अगर पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है तो यूएस से तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले। तो हम इसके अंदर तुम्हारी नहीं देखें, हम पाकिस्तान के गवर्नमेंट से बात करेंगे, हम चाइना से बात करेंगे चाइना के साथ डील करेंगे यूएस, हम रशिया के साथ डील कर रहे हैं तो यूएस से तुम हमको रोक नहीं सकते। तो राइट टू परस्यू इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दैट इज नोन एज एक्सटर्नल सोवरेनिटी। कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटी हम साइन कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? और एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है पता है, कि किसी भी कंट्री से हम वार भी कर सकते हैं, ये एक रिलेशनशिप ही है, वार भी एक रिलेशनशिप होता है। वी फ्री टू डिक्लेयर वॉर विद एनी कंट्री, ये भी एक सोवरेनिटी के अंदर काउंट होता है। कि हम डर रहे हैं कि नहीं पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे 1971 में तो भाई यूएस से आ जाएगा अपना न्यूक्लियर सबमरीन लेकर, यूएसएस एंटरप्राइजेस 7 फ्लीट लेकर आ जाएगा, हम क्या करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। वॉर करना भी एक सोवरेनिटी के अंदर काउंट होता है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, ये वॉर भी तो एक रिलेशनशिप ही है भाई, है ना? अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कॉमनवेल्थ का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है जिसके अंदर 54 मेंबर्स है, जिसके अंदर ब्रिटिश की सुप्रीमेसी चलती है कॉमनवेल्थ के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं, और उसके अंदर ब्रिटिश ने कह रखा है कि सब कॉलोनीज आकर बैठो मेरे पास, तो मैंने तुमको बहुत लूटा है तो तुमको थोड़ा थोड़ा एड में देता रहूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने सोवरेनिटी लूज कर दी, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं सोवरेन, हम कभी भी कॉमनवेल्थ से निकल भी सकते हैं, कभी भी जा भी सकते हैं। नहीं, ये नहीं होता वायलेशन, क्योंकि इसमें हमने कहा है उनसे कि हम डब्ल्यूटीओ के अंदर आ रहे हैं खुद हमारी मर्जी से, हम यूनाइटेड नेशन में आ रहे हैं हमारी मर्जी से, हम आईएमएफ से डील कर रहे हैं हमारी मर्जी से, समझ में आ रहा है? तो व्हेन वी आर डीलिंग विद दिस वन, तो हम अपनी अपनी सोवरेनिटी है, मेरी सोवरेनिटी है, मैं कह दूंगी मैं पापा की बात मानूंगा, मानूंगा, ठीक है। तो अब मैंने अपने हिसाब से डिसाइड करना है, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं नहीं मानूं। तो डब्ल्यूटीओ यूनाइटेड नेशन इसके मेंबर्स हम है ना, हमने मेंबरशिप करी है ज्वाइन, तो हम ही तो सोवरेन है, हमको किसी ने कहा थोड़ा ना था करने को। जब हमारी कंट्री के अंदर प्रॉब्लम आई तो आईएमएफ हमने ज्वाइन कर, हमने कहा आईएमएफ की बातें मानेंगे हम, ऐसा तो नहीं आईएमएफ ने कहा कि मेरी बातें मानो नहीं तो मार दूंगा तुमको, ऐसा तो नहीं, हमको पैसे चाहिए थे इसलिए मांगो, इसका मतलब थोड़ा ना सोवरेनिटी लूज हो गई, ठीक है, समझो। और एब्सोल्यूट सोवरेनिटी तो कहीं नहीं है, एब्सोल्यूट सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट तो कहीं नहीं है। एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी मर्जी से ही काम करें, ठीक है। तो अपन देखिए, हम अगर हमारी सोवरेनिटी को अगर तुम ऐसा करना हो कि अपनी कंट्री की सोवरेनिटी को तुम करो, लोकेट करके दिखाओ, काय सोवरेनिटी ढूंढो, काय सोवरेनिटी। सर पीएम मोदी के अंदर है सोवरेनिटी, तो केजरीवाल बोलेगा नहीं नहीं मैं हूँ सोवरेन, दिल्ली में तो मैं सोवरेन हूँ, वहां ममता बनर्जी बोलेगी नहीं मैं सोवरेन हूँ, वेस्ट बंगाल के अंदर कदम भी रख के दिखा है मोदी जी, समझ में आ रहा है? तो हमारी जो सोवरेनिटी है वो लोकेट नहीं कर पाते हम, ठीक है। कोई कहेगा कि हम हर स्टेट के अंदर अलग स्टेट का है लिस्ट इस तरह का दे रखा है ना, तो हम कहेंगे कि ये सोवरेन है, नहीं। भाई जो अल्टीमेटली जो है सोवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, वो तो एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि सोवरेन होना मतलब आक्रांत हो जाना, मतलब कुछ बात ही नहीं मानना उसको,
वो मतलब ऐसा हो गया, जॉन ऑस्टिन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट हो गया। ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट क्या है, सोवरेन किसी की नहीं मानेगा, सब उसकी मानेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। वैसे ही बात नहीं कर रहे, वो नहीं है ना, तभी तो हम बात कर रहे हैं कि वो वाली सोवरेनिटी हम बात ही पहले ही स्टार्टिंग मैंने वो बोला। यस वैशाली परमार प्लीज। सर जैसे सोवरेनिटी अगर बात करें तो सर कश्मीर इज अ काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ बोथ काइंड ऑफ सोवरेनिटी, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या बोल रहे हो, सोवरेनिटी वाली बात करें, फिर क्या बोला तुमने, क्या एग्जांपल के पहले? हाँ सर, कश्मीर इज अ क्वाइट एग्जांपल ऑफ बोथ काइंड ऑफ सोवरेनिटी ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्योंकि सर वहाँ पे इंटरनल इश्यूज भी आते हैं और एक्सटर्नल पाकिस्तान के साथ भी इश्यूज है हमारा यूएस। नहीं ऐसा कश्मीर को स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हो तुम? ऐसा नहीं मतलब कि सर मैं ये बोल रही हूँ कि इट इज एन कॉमन एग्जांपल, दो के लिए एक कॉमन एग्जांपल बन सकता है कश्मीर, इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी ये का। हर जगह इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी है ना, कि अगर हम मान लीजिए हम चाइना के पास जा रहे हैं, चाइना से कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तो वो भी एक्सटर्नल सोवरेनिटी के अंदर ही काउंट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर हमारी इंटरनल सोवरेनिटी भी एक्सटर्नल सोवरेनिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि यूपी के अंदर नहीं, यूपी के अंदर भी भाई सबके अंदर ही, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली उसके अंदर नहीं। आप इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि उसके अंदर सर वो इंटरनेशनल एंगल भी आ रहा है और डोमेस्टिक लोग भी हैं, तो यस सर। पर वो तो हर जगह है ना, वो तो हमारा ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, हम तो उसको इंटीग्रल पार्ट ही मान रहे हैं। यस अभिषेक। सर मेरा ये डाउट है कि जैसे इंटरनल सोवरेनिटी की बात है कि जैसा चाहे वैसा पॉलिटिकल सिस्टम हम रखेंगे, ये हमारी इंटरनल सोवरेनिटी है। हम्म, लेकिन हम अपने मतलब सर ये जैसे आपने पढ़ाया था कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी में कोशिश करते हैं कि दूसरा देश जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही रखे अपने पास। ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता आपको? क्या एक बार वापस बोलो अभिषेक, समझ नहीं आया। जैसे हमारी जो इंटर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम जैसा चाहें वैसा पॉलिटिकल सिस्टम रखें, हम किसी एक्सटर्नल फोर्स के उस पर अपना पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बनाएंगे, हम्म, कि हम चाहे मोनार्क रखें, चाहे हम डेमोक्रेटिक रखें, चाहे डिक्टेटरशिप रखें। लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी शुरुआती यहीं से होती है कि हम चाहते हैं कि दूसरे कंट्रीज में हमेशा डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे, हाँ तो हमने बनाए। वो चीज माना है ना, हमने डेमोक्रेसी माना है। हमने ही तो माना है डेमोक्रेसी, हमने तो बोल रहे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया डेमोक्रेटिक, तो हमने ये माना है। ये हमारे लिए है ना सर, लेकिन हम ये तो आप समझ गए कि ये हमने मान लिया तो ये हम कर रहे हैं। लेकिन हम दूसरों को भी डेमोक्रेसी ही मना रहे हैं कि तुम भी डेमोक्रेसी, हमने माना है तो तुम भी, मतलब हो सकता है मैं मतलब थोड़ा नेगेटिव हो रहा हाँ हूँ मैं उसके समझ अंदर, रहा हूँ, लेकिन समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, मैं समझ मतलब गया। कह रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है। जैसे हम चाहते हैं, अगर जैसे कोई एक्स कंट्री है वो कहती है कि नहीं भाई हमको मोनार्क रहना है, तो फिर उसकी भी तो वो इंटरनल सॉवरेनिटी हुई ना, इंटरनल बिल्कुल सॉवरेनिटी बिल्कुल हुई। भी है सोवरेनिटी, हम क्या हम कोई उसके ऊपर इम्पोज छोड़ेंगे, हम कह रहे हैं कि देखो डेमोक्रेसी को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, कि देखो डेमोक्रेसी ऐसी ऐसी है, जैसे डेमोक्रेसी के अंदर ये हमने सब चीजें। नेपाल नेपाल वाले इंटर रिलेशन में पढ़ा था कि इंडिया ने बहुत हद तक कोशिश की कि कांग्रेस वो तो नेपाली अब वो कांग्रेस तो को बनाया चलता जाए। रहता है, देखो अब ऐसे, तो फिर वो तो चलता रहता है, इंटरनेशनल रिलेशन में सस्टेन करना है तो रियलिज्म की पॉलिसीज है अपनी। ठीक है, वैसे नहीं, अब ऐसे बिल्कुल मतलब वैसे पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ कि भाई दूसरे की भी हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी तो वो जब डायमेंशन है वो बफर स्टेट है, उसको बफर स्टेट की तरह ही देखेंगे हम। डोमिनेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो चाइना कब डालेगा, वो भी तो डायमेंशन है अभिषेक, ठीक है सर, ठीक ठीक है। है ना, तो वो भी हमारी एक तरह से हमको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये सब चीजें तो करनी ही पड़ती ठीक है। है। एनी मोर डाउट्स? यस रितिका प्लीज। सर फिर जब श्रीलंका में एथनिक वॉर चल रहा था तो इंडिया ने वहां पे इंटरफेयर करके उनकी सॉलिडिटी को हार्म किया। नहीं वो सब है ना, उन्होंने बोला था, जयवर्धन ने, आपको थोड़ा कम इंफॉर्मेशन है, राजीव गांधी जयवर्धन अकॉर्ड हुआ था जिसमें राजीव गांधी और जयवर्धन ने बैठकर बात करे थे 1980s के अंदर। जयवर्धन ने बोला था कि सर हमको ये लिटे वाला इशू सॉर्ट आउट करना है, तो उन्होंने राजीव गांधी ने बोला था ठीक है, आप इनको तमिलियंस को ऑटोनॉमी देने की बात करें, हम यहाँ पे इंडियन पीस कीपर्स फोर्स भेजेंगे। हमने कोई जबरदस्ती नहीं भेजी उसके अंदर, एक अकॉर्ड के अंदर वो लिखा हुआ था, जिसके अंदर वहां के प्राइम मिनिस्टर और वहां के प्रेसिडेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठकर बात करे थे। ऋतिक, ओके सर। देखिए तो दैट इज म्यूचुअल कंसेंसस, पर वो बिगड़ इतना गया कि श्रीलंका ने हमको फंसा। अब देखो आधी अधूरी नॉलेज है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का कोई स्टूडेंट होगा ना, वो आपको यहाँ पर, जैसे अभिषेक तुम इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो अभिषेक, ये इन्होंने क्वेश्चन बोला है। नहीं वो तो मतलब भाई जो आपने बोली दिया कि जयवर्धने अकॉर्ड में तो वो खुद चाहते थे कि वो इसलिए चाहते थे कि आए और इंडिया तमिलियन श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल की नजर में बुरे बन जाए इंडिया। हम्म, वो ये उस एंगल से उन्होंने बुलाया था। आपने बताया ना कि मतलब बहुत वो स्क्रूड एक plan पॉलिटिशियन थे वो, है कि ना, बहुत चालाक थे वो, कि वो फंसाना हाँ चाहते वो थे राजीव गांधी को। शूट पॉलिटिशियन थे जयवर्धन, उन्होंने राजीव गांधी को फंसाया बातों बातों के अंदर
हिसाब इस तरह से, और फिर उसको उन्होंने एक तरह से सिंपैथेटिक इशू ले लिया, देखो इंडिया बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है, हमारे ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चैनेलिस तो पहले से अगेंस्ट में थे, फिर उन्होंने तमिलियंस को भी अगेंस्ट कर दिया हमारे। हाँ वो उनका वो था। तो रितिका ये जो सब जो था ना, एक प्रोपोगंडा एस्टेब्लिश करा कि इंडिया देखिए फोर्सफुली आया है, जबकि हुआ क्या था कि राजीव गांधी और जयवर्धन के अकॉर्ड के अंदर लिखा गया था रितिका। ओके ओके सर। तो वो थोड़ा सा इंटरनेशनल का कॉम्प्लेक्स इशू है ये, ठीक है। तो मद्रास कैफे में डिटेल, हाँ मद्रास कैफे में नहीं, मेरा इंटरनेशनल क्लास में भी डिटेल में बताया है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक अपन रखते हैं, आज कल सुबह फिर मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। संडे को एक ही क्लास रखते हैं ना, शाम की क्लास नहीं रखेंगे, 8 बजे ही क्लास रखेंगे, जिससे तुमको थोड़ा तो रेस्ट दूं मैं, ठीक है। तो देख लेंगे, मतलब आज पहली पहली वीक के अंदर बोल रहे हैं ना, फिर नेक्स्ट वीक से दोनों क्लासेस रख लेंगे, ठीक है। तो सुबह की क्लास होगी, शाम की नहीं होगी, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। यस नेहा प्लीज, नेहा। सर वो जो टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन का बोले थे, वो जैसे फोन में करंट अफेयर का टेस्ट होता है वैसे होगा? हाँ वेबसाइट पे होगा, है ना, ऑनलाइन वेबसाइट पे हो जाएगा। नेहा ठीक है ठीक है, चलो। ठीक है सर, तो जैसे मार्क करते हैं वैसे ना? हाँ बिल्कुल वैसे मार्क करना है आपको, पर पढ़कर करना है अच्छे से, है ना, अच्छे से देख कर करना है, हाँ हाँ सर। ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर वो ठीक है वो मत करना अब, इस तरह से कर लें, फिर बाद में अपन ऐसा कर लेंगे कि आप प्रिंट आउट निकाल के भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे देंगे अपन को, ठीक है। पर पहला टेस्ट अभी इसी तरह से हाँ सर, वो थोड़ा अच्छा है, प्रिंट हाँ आउट वो वाला वाला कर लेंगे अपन, जो मत होता करिए, है ठीक है? ना, तो वो आप करवाइए सर, वो ज्यादा बेनिफिट हाँ ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।